नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी एग्जाम में प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, और साथ में इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी सॉइल क्या होता है। तो मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों को विखंडित होने, उनमें वनस्पति एवं जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। तो आपने देखा किस प्रकार से मृदा का रूप लेती है, किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। तो याद रखेंगे, पेड़ जो होता है मिट्टी में होता है, तो पेड़ याद रखिएगा। तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। वह मिट्टी 8 कौन कौन सी है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको 8 जो मिट्टी है, 8 के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला 4 मिट्टियाँ कौन कौन सी। याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाई जाती है तो 4 मिट्टी कौन कौन सी है कि आधे से अधिक क्षेत्रफल पर जो है ना आपका कौन कौन सी मिट्टी है, तो ये चारों मिट्टी पाई जाती है। आप इसे याद रखिएगा। तो बता दें आपको, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी, तीसरा सर्वाधिक मिट्टी है काली मिट्टी और चौथे स्थान पर है सर्वाधिक मिट्टी लैटेराइट मिट्टी। ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। वह 3 तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा कि भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं ना, वो 8 प्रकार की मिट्टियां में मुख्य रूप से जो है ये 3 तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ह्यूमस के बारे में बता दें ह्यूमस क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमस जो होता है ना भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस जो है भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी विघटन होने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। याद रखिएगा, ह्यूमस एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के विघटन होने से बनता है। याद रखिएगा, ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के विघटन होने से बनता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब जलोढ़ मिट्टी की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जलोढ़ मिट्टी की। तो आपको मैंने अभी बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, इस बात को याद रखिएगा। और बता दें आपको, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है कैसे बनती है, तो नदियों के द्वारा जो है ना पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में लाया जाता है, बिछाया जाता है।
और ये बता दें आपको कि जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये दो बात याद रखिएगा यहाँ पे कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वह भी जलोढ़ मिट्टी है। ये दोनों बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और आपको बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ये जो आपका उत्तरी मैदान है और तटीय मैदान की बात करें तो ये जो आपका तटीय मैदान है आपका जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो आप याद रखिएगा भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बता दें आपको, इससे पहले आपको बता दिए थे कि भारत में सही प्रकार की मिट्टियों में जो है ना तीन तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये आपको पहले बता चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी काफ़ी जो उपयोगी है सर्वाधिक धान की खेती के लिए, और इसके साथ ही साथ जो है गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू की खेती के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। आप आपके आगे बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। वह दो कौन कौन है, तो बांगर मिट्टी और एक है खादर मिट्टी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आपको एग्जाम्पल की तरह से बताते हैं, ये जो मैप है आपका बिहार का मैप है। ये जो मैप है बिहार का है, इस मैप में आप क्या देख रहे हैं कि एक जो है बहुत ही डार्क ग्रीन है और एक हल्का ग्रीन है। तो जो आपका ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो आपका ग्रीन दिख रहा है, ये जो आपका ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो आपका ग्रीन दिख रहा है बीच वाला, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है आपका नई जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी है, यानी खादर है। मतलब कि आप जानते हैं कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का प्रकोप आते रहता है, तो जब बाढ़ आता है, नदी का पानी आता है, तो जलोढ़ मिट्टी को लाकर बिछा देता है। मतलब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का भी नया नदी के द्वारा आ रहा है मिट्टी, मतलब नई मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है, इसका मतलब खादर है। तो यहाँ पे ज़्यादा जहाँ बाढ़ आ रहा है वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी होगा, मतलब खादर होगा। जहाँ पे बाढ़ का प्रकोप नहीं है, कम है, वहाँ पे आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा, मतलब बांगर होगा। तो आप याद रखिएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या, खादर। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। ये दोनों बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अब आगे बात करते हैं काली मिट्टी। पहला मिट्टी हम लोगों ने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी के बारे में, हमारा दूसरा है काली मिट्टी। अगर हम काली मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो काली मिट्टी जो है इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। बता दें आपको बेसाल चट्टान क्या है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से वो जब जम जाता है ना तो बेसाल चट्टान बनता है, और ये जब बेसाल चट्टान जब टूटता फूटता है तो काली मिट्टी बन जाता है। और इस बात को याद रखिएगा ना कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी इसलिए कहते हैं कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और याद रखिएगा काली मिट्टी को लावा मिट्टी क्यों कहते हैं, तो काली मिट्टी जो है बेसाल चट्टान के टूटने से बनता है और बेसाल जो है लावा के जमने से बनता है। तो इसलिए काली मिट्टी का लावा मिट्टी, काली मिट्टी का अन्य नाम जो है लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपास मिट्टी है। इस बात को याद रखिएगा। और काली मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, काली मिट्टी का काला रंग जो है
टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। आपको याद रखना है कि आप जानते हैं कि ब्लैक मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है उसका रंग ब्लैक होता है, और इसी से याद रखिएगा कि काली मिट्टी का रंग काला जो होता है मैग्नेट की उपस्थिति के कारण होता है। ट्रिक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे भूलने वाली बात नहीं है। अब आपको बता दें कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी का जो विस्तार है भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मेरे रूप से याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है ना महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कहाँ है, महाराष्ट्र में है काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, और याद रखिएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बातों को आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग। तो आगे बता दें काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा जब मिट्टी जो है, जब ये काली मिट्टी को देखा होगा कि जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है, वर्षा नहीं होती है तो दरार बड़ा बड़ा पड़ जाता है और दूर से देखने में लगता है कि खेत जोता हुआ है, इसलिए काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरी मिट्टी के बारे में। वह तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। नाम ही से पता चल रहा है लाल मिट्टी का रंग कैसा होगा, तो लाल होगा। सबसे पहले आप ये जानिए लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आप जानते हैं कि जो लोहा होता है, लोहा का रंग हल्का लाली तरह का होता है, भूरा होता है ना, तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है लाल लोहा से ही बनता है। तो याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। मतलब लाल मिट्टी होती है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लोहा और सिलिका पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो लाल मिट्टी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। लेकिन बता दें आपको लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ये आपका तमिलनाडु वाला भाग हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला भाग हो गया। याद रखिएगा लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, इस बात को याद रखिएगा। और बता दें आपको कि जो लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी जो है बाजरे की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। मतलब लाल मिट्टी में बाजरा की खेती बहुत अच्छी तरीक़ा से होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जल योजित के रूप में होती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है। मतलब यह लाल मिट्टी जो है जब इसमें पानी की मात्रा होती है तो कैसा दिखता है, पीला दिखता है। लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा होती है तो लाल मिट्टी कैसा दिखता है, पीला दिखता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, लाल मिट्टी पीला कब दिखता है, जब उसमें पानी की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। चौथे मिट्टी की बात करते हैं, वह है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करें तो ये जो मिट्टी है यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अधिक गर्मी पड़े। मतलब जहां पे ज़्यादा वर्षा होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहीं पे लैटेराइट मिट्टी होती है, पाई जाती है। और इस मिट्टी का दूसरा नाम है मखरली मिट्टी। मतलब लैटेराइट मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है और लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। याद रखिएगा
लाल लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। और लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भरपूर मात्रा में? तो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी में यानी कि लेटेराइट मिट्टी में निश्चालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मतलब कि निश्चालन क्या होती है, लीचिंग क्या होती है? तो बता दें आपको, आप जानते हैं कि जब ज़्यादा वर्षा होगा तो पानी में जो ह्यूमस की मात्रा है, पानी में जो ह्यूमस की मात्रा है पानी के द्वारा दह जाता है, यानी कि निश्चालन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो आपको मैंने अभी पहले इसके क्या बताया कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा वहीं पे लेटेराइट मिट्टी होगा। तो जब ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ पे जो है नमी की जो है पानी के द्वारा नमी की मात्रा पानी के द्वारा दह जाता है, यानी कि निश्चालन होता है, लीचिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन बता दें आपको, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर लेटेराइट मिट्टी है तो कहाँ है? तो केरल में है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो है कुछ अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में, इस बात को याद रखिएगा। और आपको बता दें कि जो लेटेराइट मिट्टी है इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, इलायची और काजू की खेती बहुत अच्छी तरीक़ा से की जाती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। एक बात याद रखिएगा ना, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए लेटेराइट अंतिम में ईंट है तो ईंट से बना ईंट, मतलब लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है ईंटा बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग। तो आगे हमारा है लवणीय मिट्टी। अगर हम बात करें लवणीय मिट्टी की, तो लवणीय मिट्टी क्या होता है? तो देखिए, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। मतलब जिस मिट्टी में लवण की मात्रा हो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। और लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत के कई स्थानों पर अलग अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। तो किसी स्थान पर रेह भी कहा जाता है, किसी स्थान पर कल्लर भी कहा जाता है, किसी स्थान पर ऊसर भी कहा जाता है लवणीय मिट्टी को। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिला में, कच्छ के रण में है। ये बात को याद रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि देखने में कि नमक की मात्रा, नमक खाली दिखाई दे रहा है, तो लवण की मात्रा होती है लवणीय मिट्टी में, इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की, तो जो पर्वतीय मिट्टी है इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। पर्वतीय मिट्टी जो है पर्वतों पर होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब हिमालय पर्वत के भागों पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय विस्तार अगर बात करें उत्तर भारत का जो भी एरिया है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा, है ना। तो देखिए उत्तर भारत के लिए कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मृदा देखने को मिलता है। और ये बता दें आपको, पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। मतलब पर्वतीय मृदा पर जो है सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग का अब दो मिट्टी और आ गया, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो बात करें अगर मरुस्थलीय मिट्टी की, तो ये क्या है? इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की कमी होती है और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मतलब भारत में जो है मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। लेकिन मेन रूप से जो याद रखिएगा, राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
और ये मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। मतलब याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा में जो है खाद्यान्न फसल उगाया नहीं जाता है, लेकिन मोटा अनाज उगाया जाता है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों की खेती ये सब की जाती है मरुस्थलीय मृदा में। ठीक है। दलदली मिट्टी की अगर बात करें तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है और दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को याद रखिएगा। दलदली मिट्टी का विकास जो है अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। आप सबसे पहले आपको बता दें, यह जो हमारा एक पीएच स्केल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जो पीएच स्केल है पीएच मान का पता करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिसका पीएच मान 7 होता है वह होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वह होगा उदासीन, न्यूट्रल होगा। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कुछ बढ़ गया, 7 से लेकर 14 तक हो गया, 7.1 या 7 से लेकर 14 तक के बीच में जो कहा गया वह होता है क्षारीय। और 7 से कम 0 तक, 7 से यानी 0 से 7 तक जो बीच में होता है वह होता है एसिड, अम्लीय होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। एक मुख्य बात यहाँ पे याद रखिएगा, मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए। मतलब कि बोल सकते हैं कि अम्लीय होना चाहिए, हल्का अम्लीय होना चाहिए, बहुत कम अम्लीय होना चाहिए, मतलब उदासीन की सीमा पर होना चाहिए, है ना। 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, तो 6 से 7 के मतलब उदासीन की सीमा पर होना चाहिए। ठीक है। अब आपको बता दें कि क्षारीय मिट्टी क्या होती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक हो उसको बोलेंगे क्षारीय मिट्टी, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो उस मिट्टी को बोलेंगे अम्लीय मिट्टी। तो याद रखिएगा कि मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो क्षार होता है अम्ल को उदासीन करता है और जो अम्ल होता है क्षार को उदासीन करता है। मतलब जो अम्ल होता है ना क्षार की उदासीनता को बढ़ाता है। जो अम्ल होता है वह क्षार को उदासीन करता है और जो क्षार होता है वह अम्ल को उदासीन करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चूना क्षार है तो अम्ल की मात्रा को क्या करेगा? कमाएगा। ठीक है। जब मिट्टी का अम्लीयता बढ़ जाता है तो उसमें चूना मिलाया जाता है कमाने के लिए अम्लीयता को, और जब मिट्टी का क्षारीयता बढ़ जाता है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, क्योंकि जिप्सम जो होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा। तो मिट्टी के क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है और मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है चूना मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। अब जो है बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स प्रश्न की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो भारत में मिट्टियाँ हैं कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लैटेराइट मिट्टी है। आगे बात करते हैं। तो हमारा आगे देखिए, आगे है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार होता है
सबसे ज़्यादा कहाँ, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें सभी, तो सभी आंसर हो गया। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है? तो काली मिट्टी का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। और ये लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो आपका लैटेराइट मिट्टी, मतलब लैटेराइट मिट्टी से ईंटा बनाया जाता है। तो इस वीडियो हम लोग जो है मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।